किसी भी देश की तरक्की तभी होती है जब उसका फाउंडेशन एक अच्छी तालीम पे रखी जाती है। थोड़ा स्ट्रगल करें अपने लाइफ में, बट अपने बच्चों को पढ़ाएं अच्छे से। मुसलमान और राजनीति दो वर्ड को कनेक्ट करें तो इसको कैसे करेंगे आप? जब तक उस समस्या से जूझने वाले जो लोग हैं वो सामने से खड़े होकर अपनी नेतृत्व ना करें, अपनी रहनुमाई ना करें, तब तक वो मसला कभी बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच ही नहीं सकता। और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं, हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमें तो वो चाहिए जो मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर, रोशनी की तरफ ले जाए। इस सब के बीच में आप जनसुराज को और प्रशांत किशोर जी को कैसे देखते हैं? उनका अप्रोच तो बड़ा सराहनीय है। सच तो ये है कि लोग जाति और धर्म की राजनीति भी नहीं करते हैं, लोग अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। अगर फायदा होगा तो सारी जाति को होगा, सारे समाज को होगा। जातिवाद मुद्दा नहीं होना चाहिए ना, मुद्दा तो यही होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। आपको भी तो पटना से बाहर जाना पड़ा, बिहार से बाहर जाना पड़ा। मैं रह कहीं और ही रहा हूँ मतलब, लेकिन मेरे दिमाग में बिहार है और फिजिकली मैं कहीं और रह रहा हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमशुल आरफीन है और आप देख रहे हैं जनसुराज टीवी उर्दू। और आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे समाज के ही एक नौजवान मोहम्मद दिलकश आजम साहब, जिनकी पैदाइश पटना में ही हुई, जिनकी इब्तदाई तालीम भी पटना में हुई। ये क्या करते हैं अभी और बिहार से बाहर क्यों इनको जाना पड़ा? शुक्रिया शम्स। सबसे पहले तो मैं जनसुराज के सारे दर्शकों को अपनी तरफ से सलाम आदाब अर्ज़ करता हूँ और मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जैसा आपने बताया कि मैंने पटना से अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट की। स्कूलिंग के बाद मुझे पटना से बाहर जाना पड़ा। जब हायर एजुकेशन की बात होती है, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो, ख़ास करके मेरे ज़माने में जब 2007 की बात थी, तब बहुत गिने चुने IITs थे, बहुत गिने चुने NITs थे और मैं NIT रायपुर में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मेरे लिए एक नेचुरल चॉइस था कि मैं बिहार से बाहर जाऊं ताकि मुझे अच्छी एजुकेशन मिल सके। वहाँ से मैंने अपनी BTech कंप्लीट की 2011 में और फिर उसके बाद गेट कंपटीशन क्रैक करके मैं IISc बैंगलोर गया, जो कि भारत का एक रिसर्च एजुकेशन बेस्ड इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे मैंने 2 साल MTech की पढ़ाई की। मैंने कुछ रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए और उसके बाद लगभग 10 साल से मैं बैंगलोर में हूँ। तो वहाँ पे एक सेमीकंडक्टर की कंपनी है, अप्लाइड मटेरियल्स नाम की, वो अमेरिका बेस्ड MNC है। तो वहाँ पे फ़िलहाल मैं टेक्निकल लीड के तौर पे काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा जान के कि आपने तालीम अपने काफ़ी अच्छे कॉलेजेस से हासिल की है। और जहाँ तक देखा जाए तो बिहार में काफ़ी सारे नौजवान ऐसे हैं जिनको अपनी तालीम के लिए बाहर जाना पड़ता है, अपनी नौकरी के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। बहुत सारे नौजवान मुसलमानों में ऐसे हैं जिन्हें तालीम नहीं मिलती है। तो क्योंकि आप एक मुस्लिम भी हैं और आपने अपनी पढ़ाई अच्छे कॉलेजेस से भी की है, तो सबसे पहले सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको मतलब क्या लगता है, क्या आपकी राय है मुसलमानों की तालीम की जब बात आती है तो वह कहाँ पे पीछे रहते हैं या फिर कहाँ पे कमी आ रही है मुसलमानों की तालीम में, और क्यों उनको तालीम हासिल करना चाहिए समाज के लिए और अपने कौम के लिए? चाहे किसी भी समाज की बात करें, ये मुसलमान समाज से लिमिटेड नहीं है। आप किसी भी समाज, किसी भी देश की तरक्की तभी होती है जब उसका फाउंडेशन एक अच्छी तालीम पे रखी जाती है। तो मुसलमान समाज के लिए भी यही चीज़ लागू होती है कि हम समझें कि जो आज के ज़माने की तालीम है, जो हमारी सोसाइटी साइंस और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो हमें भी उसका पार्ट होना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम एजुकेशन में हमें आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमें इसको एज ए प्रायोरिटी लेना पड़ेगा। मतलब हमारे माँ बाप ने भी बहुत मुश्किल से पढ़ाया, आसान नहीं होता है अच्छी एजुकेशन देना आज के ज़माने में, ख़ास करके आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में अगर आते हैं। और जहाँ तक मेरी समझ है कि बिहार में ज़्यादातर मुसलमान, जो हमारे दोस्तों के बीच में मैं रहा हूँ, ज़्यादातर लोग ऐसे ही समाज से थे, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास। अब ये है कि ये सोच, ये समझ होनी बहुत ज़रूरी है कि जो शिक्षा, ये तालीम है ही उनके हालात को बेहतर करेगी। तो कुछ तो हमें करना पड़ेगा ताकि इन तक ये मैसेज पहुंचाया जा सके कि हम थोड़ा स्ट्रगल करें अपने लाइफ में, बट अपने बच्चों को पढ़ाएं अच्छे से, ताकि बाकी सारे समाजों की तरह वो कहीं पीछे ना छूट जाए और बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के हमारे देश की मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों की दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करना एकदम ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे मदरसों में भी आजकल दीनी तालीम भी दी जाती है, दुनियावी तालीम भी दी जाती है। इस पर भी अगर आप अपनी कोई बात रखनी चाहें, मतलब आपको मदरसे के बारे में कुछ अगर मतलब बहुत रेलेवेंट चीज़ आपने उठाई ये बात, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बड़ा तबका है मुसलमानों में जो कि बहुत सारे वजहों से अपने बच्चों को मदरसे में भेजता है। सबके अलग अलग वजह हो सकते हैं, मैं वजहों पे नहीं जाऊंगा, बट
फैक्चुअली बात करें कि अगर मदरसे में वो जा रहे हैं बच्चे, तो क्यों ना हम मदरसे के एजुकेशन पे भी इतना अच्छा काम करें। मुझे पता नहीं बहुत कि किस लेवल की कॉम्पिटेंसी रखते हैं वहाँ के दुनियावी तालीम में, वहाँ बच्चे कितने कॉम्पिटेंट होते हैं जब वहाँ से 10वीं 12वीं पास करके निकलते हैं। तो जहाँ तक मुझे समझ है, अगर इंट्यूटिवली बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये बच्चे इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाते हैं जितना कि लेट्स से एक अंग्रेज़ी या फिर इवन बिहार के सरकारी स्कूल, अच्छे सरकारी स्कूल के बच्चे जितना कर पाते हैं। तो अगर हम कहीं ना कहीं मतलब उसको एक मॉडल बना के, बेंचमार्क बना के अच्छे स्कूल्स को अगर ऐसा कुछ व्यवस्था अगर अपने मदरसों तक भी पहुंचा पाए, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होगी। देखिए, हम मुसलमानों को ये एक बात समझनी भी चाहिए कि जैसे इस्लाम में तालीम की काफ़ी अहमियत दी गई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि इल्म हासिल करो अपनी माँ के गोद से लेके कब्र तक। जी। मतलब इल्म हासिल करने का कोई आपको टाइम नहीं बताया गया कि आप बचपन से लेके जवानी तक पढ़ें या कब से कब तक पढ़ें। अगर आपको सच में लगता है कि आप अपने मुआशरे के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो मुझे भी ये लगता है कि तालीम हासिल करना हर मुसलमानों का फ़र्ज़ है। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी बात की तालीम पे। दूसरा सवाल जिस पे मुसलमानों को घेरा जाता है, जिस पे मुसलमान कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, वो एक ये भी मुद्दा है कि समाज में उनकी क्या पहचान है, राजनीति में वो कैसे आगे आए। आप अभी देखेंगे, अभी के टाइम पे अगर देखेंगे तो अलग अलग पार्टियां बिहार में भी हैं, इंडिया में भी है, लेकिन मुसलमानों की भागीदारी, मुसलमानों का हिस्सा, उनको हक हुकूक जो बात की जाती है वो नहीं मिल पाता है। इसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों की भी गलती है, कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियों की भी गलती है। तो आपको क्या लगता है कि मुसलमानों को राजनीति में आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो क्या करना चाहिए, या फिर किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए? मतलब क्या राय है आपकी? अगर आप मुसलमान और राजनीति दो वर्ड को कनेक्ट करें तो इसको कैसे करेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं इसको ऐसे समझना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी डेमोक्रेसी है, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। करेक्ट। तो जब तक हमारे समाज में वो लोग हैं जिनके भीतर का एक मुद्दा है, एक समस्या है, जब तक उस समस्या से जूझने वाले जो लोग हैं वो सामने से खड़े होकर अपनी नेतृत्व ना करें, अपनी रहनुमाई ना करें, तब तक वो मसला कभी बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं पहले वाले इशू को भी इससे कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे आपने मदरसे की तालीम की बात की, अब मान लिया कि कोई एक ऐसा बंदा जो मदरसे सिस्टम से निकला है, जिसने उस समाज में देखा है और समाज में ठीक ठाक लेवल तक पहुंच गया, अगर उसकी रहनुमाई मिल जाती है बाकी समाज को, तो वो अच्छे से बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है कि क्या वो चीज़ है जिसको बदलने से मदरसा एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन तो समाज के हर हिस्से से बहुत ही ज़रूरी है, और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं, हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जितनी आबादी है, जिस तरह की आबादी है, हर मिक्सचर का एक बहुत ही बैलेंस्ड कंपोजिशन होना चाहिए। आपने जो ये बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली। हम अगर किसी दूसरे समाज से आ रहे हैं तो शायद थोड़ा बहुत आपके प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को समझ सकते हैं। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत समझ सकते हैं आप, लेकिन शायद उस डिटेल में, गहराई में आप उसको फील नहीं कर सकते। जी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे एक्सेप्शन से कुछ होंगे जब बाहर के समाज से लोगों ने आके भी कुछ बहुत रिवोल्यूशनरी चीज़ें की, बट एक बहुत ही ये फार्मूला बहुत ही ट्रायल एंड टेस्टेड है कि अगर आप उस समाज से लेके उस बंदे को लेके आएंगे ना, तो आपको सक्सेस मिलनी तय है। ये सच है कि कहीं ना कहीं अभी तक, आज़ादी से लेकर अभी तक, लोगों ने मतलब कहीं ना कहीं गलत मुद्दों से इस समाज को डर के अंधेरे में थोड़ा धकेल दिया है। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम मतलब उनको थोड़ा हैंड होल्डिंग करें। जैसे अगर जन सुराज, इसमें आपने कहा कि आपका जो मुहिम है उसमें ये भी है कि आप उनको आगे लाना चाहते हैं, तो अगर आप हैंड होल्डिंग करेंगे तो शायद उनका धीरे धीरे ये डर कम होगा और धीरे धीरे वो सामने आएंगे, खुल के आएंगे। और इसकी ज़रूरत है हमें वो लोग नहीं चाहिए समाज में जो कि गलत तरह से, गलत मुद्दों पे और एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स के थ्रू हमारे समाज को धकेल रहे हैं। हमें तो वो चाहिए जो मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर, रोशनी की तरफ ले जाए। तो इस सब के बीच में आप जन सुराज को और प्रशांत किशोर जी को कैसे देखते हैं? बिहार की राजनीति में अगर बात की जाए तो जन सुराज काफ़ी नई मतलब अभी तो संगठन ही है, पार्टी बनी भी नहीं है। प्रशांत जी पिछले 18-19 महीने से पदयात्रा कर रहे हैं, अलग अलग गाँव में, अलग अलग कस्बे में जा रहे हैं। प्रशांत जी सबसे बात कर रहे हैं, सबको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में हमारे क्या कमी है और क्यों बिहार पिछड़ा है। तो
तो आपको मतलब जन स्वराज के बारे में जहाँ तक आपने सुना होगा, जाना होगा, तो आपको क्या लगता है जन स्वराज क्या बिहार के लिए एक सही विकल्प है? क्या प्रशांत जी की सोच जो है जन स्वराज को लेके जो चल रहे हैं, वो सोच बिहार के लिए सही है? मेरे हिसाब से मैं तो अभी ये बोलूँगा कि जो भी वो कर रहे हैं वो कठिन काम है और सराहनीय है। जी जी। कठिन है इसलिए चूँकि हमारी जो समस्या है बिहार की बहुत जटिल है। किसी भी समाज की, आप मुसलमान, हिंदू, किसी भी जात की बात कर लें, सबकी अपनी समस्या जो बहुत ही जटिल है, बहुत ही अलग लेवल से लोग जूझ रहे हैं, इसलिए कठिन है वो। बट जो मैंने देखा है, जितना सोशल मीडिया के थ्रू मैंने इसको समझा है, उनकी बातों को सुना है, मुझे ये तो समझ में आता है कि ये उनका अप्रोच तो बड़ा सराहनीय है। अब ये देखने वाली बात है कि कैसे लोगों तक उनकी बात पेनिट्रेट हो पाती है, कितना गहराई से लोग उनकी बातों को समझ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं मीनिंगफुली, क्योंकि ये कनेक्शन है ना, वो ट्रस्ट वाला कनेक्शन। आज भी जैसे कि अपने समाज में देखा जाए, बिहार में देखा जाए, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट देते हैं। आप उनको क्या अपना मतलब मैसेज देना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं आपकी अगर आदमी वोट करे तो क्या सोच समझ के दे? अलग अलग राज्य में मेरे हिसाब से जाति धर्म तो ठीक है, मतलब जैसे आप जब आपने जाति धर्म की बात की तो आप, चूँकि मैं थोड़ा जन स्वराज को मैंने फॉलो किया है, तो मैं आपके ही संयोजक जो प्रशांत किशोर जी, उनकी एक बात कहता हूँ कि सच तो ये है कि लोग जाति और धर्म की राजनीति भी नहीं करते हैं। लोग अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। बिल्कुल सही बात। बहुत गिर गई है राजनीति के स्तर, खास करके बिहार में बहुत गिर गई है। अगर लोग जाति की राजनीति भी करें ना, तो कहीं ना कहीं वो अपने जात को ही पूरा बढ़ा देंगे, लेकिन वो भी तो नहीं हो रहा है ना। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, लालू प्रसाद यादव और अलग अलग, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, बट वो भी नहीं हो पा रहा है, बात ये है। बट उसको अगर साइड लाइन करके देखा जाए जाति धर्म को, तो हाँ, मेन जो मुद्दे हैं हमारे, मैं चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा में, हमारे पार्लियामेंट में वो बातें डिस्कस हो जो कि रिलेवेंट हो, और अगर फ़ायदा होगा तो सारी जाति को होगा, सारे समाज को होगा, ठीक है। और अगर उसमें सही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है तो सब अपने अपने समाज, जाति, अच्छे मुद्दे को उठाएंगे। अब ये नहीं कि वो अपने धर्म और जाति को प्रायोरिटी करके कि मेरे जाति की ये चीज़ होनी चाहिए, वो अल्टीमेटली आज के दौर में सबको चाहिए कि सबकी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, है ना, अच्छा रोजगार मिलना चाहिए, पलायन की समस्या, तो ये सारी समस्या अपनी अपनी सारी जातियों में कॉमन है, मोर और लेस, तो सब अपनी अपनी बात उठाए। जातिवाद मुद्दा नहीं होना चाहिए ना, मुद्दा तो यही होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, लेकिन अलग अलग जाति के लोग आए और अपनी अपनी बातें करें। जैसे आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया, पलायन, तो आप भी तो पढ़ने के लिए कुछ अपना इब्तदाई तालीम आपकी पटना में ही हुई जी, लेकिन उसके बाद पढ़ने के लिए आपको भी तो पटना से बाहर जाना पड़ा, बिहार से बाहर जाना पड़ा। बिल्कुल। नौकरी करने के लिए भी आप बिहार से ही बाहर, कंटिन्यूसली बिहार से बाहर ही रहते, तो आप कैसा फील करते हैं? मतलब बिहार को छोड़ के जाना आपके लिए कैसा था? कुछ लोगों के लिए ये शायद अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी हो सकता है, आपके लिए कैसा है? ये ऐसा है कि इस बात को खैर 17 साल हो गए। 2007 में मैं बिहार में था आखिरी बार कंटिन्यूसली। जब मैं पहली बार निकला तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मेरा आखिरी बार है एज ए बिहारी। जब अब मुझे लगा कि शायद मैं लौट के आऊँगा, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि इन 17 सालों में मैं लौट के गया तो एज ए विजिटर आया बिहार में, आया, हफ्ते दिन 10 दिन रुका और वापस चला गया। मैं रह कहीं और ही रहा हूँ, मतलब, लेकिन मेरे दिमाग में बिहार है और फिजिकली मैं कहीं और रह रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा सेपरेशन है, मतलब मेरे फिजिकल प्रेजेंस में और मेरे भावनात्मक प्रेजेंस में। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ आपको, है ना। दिमाग का एक हिस्सा है जो सोचता है कि हाँ, बिहार में काश ऐसा कुछ हो पाता, कुछ व्यवस्था ऐसी बन पाती है ना, जो कभी हमें मौका मिल पाता है कि हम वहाँ जाके भी कुछ करें, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे लिए, फ़िलहाल तो नहीं है। चलिए, ये बात तो आपने सही कही। इंशाल्लाह हम लोग जन स्वराज के थ्रू, प्रशांत जी के थ्रू, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि बिहार में जो पलायन कर रहे हैं लोग मजबूरी में, और बिहार में जो रोज़गार की, शिक्षा की, व्यवस्था की बहुत अच्छी जो इंतज़ामात नहीं है, उस पर हम लोग काम कर सके, कम टॉप 10 राज्यों में बिहार को शामिल किया जा सके, ऐसा हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। और बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा हो पाया तो, और हम सभी को इस दिन का इंतज़ार रहेगा, और जो भी होगा हमारे तरफ से हम हर लेवल पे अपने अपने कैपेसिटी में इसमें आपका सहयोग करना चाहेंगे, और आपको शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि हम बस ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप जैसे नौजवान हर कौम के, हर समाज के लोग अगर जन स्वराज के साथ जुड़ेंगे तो इसको होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप जुड़िए, आपके साथ आपके परिवार को जोड़िए, अपने समाज वालों को जोड़िए, और हम तो कहते हैं हर घर तक जन स्वराज की बात पहुंचाइए, ताकि लोग हमारी बात सुने तो, समझे तो। मानना नहीं मानना अलग बात है, पहले वो समझेंगे, जानेंगे, तब जाके मानेंगे।
तो अगर आप जैसे युवा अगर हमारी बात को सुन पा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि घर घर तक ये बात पहुँचे और जन स्वराज के बारे में लोग जानें, ताकि हमारा भी मकसद कामयाब हो। पहुँचेगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपकी सच्चाई लोगों तक पहुँचेगी, खासकर मुसलमान समाज के लोगों तक पहुँचेगी, और एक बहुत बड़ा बदलाव शायद हम सबकी किस्मत में बहुत जल्दी है।